नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान के लिए ईमानदार का सम्मान पोर्टल आरंभ किया। प्रधानमंत्री का फेसलेस और निर्बाध कर प्रणाली का आह्वान, करदाताओं का सम्मान करने पर बल। एक दिन में रिकॉर्ड 8,30,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच। राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू और असम सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक परिवहन की अनुमति दी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दिव्या तोमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की कराधान प्रणाली फेसलेस बनाई जा रही है। इससे करदाताओं का डर दूर होगा और उन्हें भेदभाव से बचाया जा सकेगा। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज नई दिल्ली में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि कर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वो करदाताओं को भ्रमित करने की बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाए। श्री मोदी ने कहा कि तकनीक से लेकर नियम तक सब कुछ सरल होने चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कर प्रणाली को निर्बाध, सरल और फेसलेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाता राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वे करदाताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को भी कर भुगतान को जिम्मेदारी समझना चाहिए। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। श्री मोदी ने राष्ट्र की विकास यात्रा में करदाता चार्टर को बड़ा कदम बताया। आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश है। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को ये सुविधा प्रदान करने पर ध्यान दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कर प्रशासन में सुशासन लाने के लिए नया मॉडल विकसित किया है। आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है।
ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के लिए प्रतिबद्धता के कारण भारत में विदेशी निवेशकों का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हो रही नई व्यवस्था न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ये भारत की कर प्रणाली में सुधार के साथ उसे सरल बनाने के प्रयासों को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष कर सुधारों का नया चरण भी शुरू किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कर प्रणाली को सरल बनाना और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के सुधारों के कारण पिछले 6 वर्ष में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ बढ़ गई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि करदाता को कार्यालय बुलाए बिना आकलन और करदाता चार्टर आज से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से फेसलेस अपील की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। भारतीय उद्योग और वाणिज्यिक परिसंघ फिक्की के महासचिव दिलीप चेनॉय ने इस ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि ये मुख्य रूप से ईमानदार करदाताओं को लाभान्वित करेगा। फिक्की ने कराधान के दायरे में आने वाले लोगों से अपील की है कि वे समय पर कर का भुगतान करके देश के विकास में योगदान करें। उद्योगपति कुमार मंगलम विजय ने कहा है कि इस पोर्टल से आम आदमी को आयकर रिटर्न भरने में आसानी होगी। इससे कर संबंधी मुकदमों में कमी आएगी। कुमार मंगलम ने कहा कि कर सुधारों के पूरी तरह से लागू होने के बाद प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में काफी सुधार हो सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गयी। और
अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने एक दिन में 8,30,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच का कीर्तिमान बनाया है। जांच, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उपचार की कार्यनीति पर अमल करते हुए भारत हर रोज 10 लाख जांच करने की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 56,383 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक करीब 17 लाख कोरोना रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस उपलब्धि में केंद्र और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के एकजुट प्रयासों और अग्रिम पंक्ति के लाखों स्वास्थ्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा है। इन प्रयासों के कारण देश में जांच, कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और उपचार की नीति पर कारगर ढंग से अमल संभव हुआ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70.77% हो गई है। कोविड मृत्यु दर घटकर 1.96% रह गई है। रिकॉर्ड संख्या में रोगियों के स्वस्थ होने से देश में कोविड मरीजों की संख्या में कमी आई है। अब कुल कोविड मरीजों में से केवल 27.27% ही संक्रमित हैं। कोविड से स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या मरीजों से 10 लाख अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख PPE किट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं तथा अन्य उपकरण मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। शुरू में इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगाई जाती थीं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य, कपड़ा मंत्रालय, औषध विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से अब इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ही बने 22,000 से अधिक वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थाओं को भेजे जा चुके हैं। असम सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें 50% लोगों के साथ सार्वजनिक वाहनों की अनुमति शामिल है। राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक वाहन और राज्य की बसों को 50% लोगों के साथ कोविड-19 के नियमों और सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले के अंदर सोमवार और शुक्रवार के बीच ही लोगों की आवाजाही और यात्री वाहनों को अनुमति होगी। रात्रि 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। नया आदेश इस महीने की 16 तारीख को सुबह 5 बजे से लागू होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कोविड अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों के अलावा सभी जिलों के L2 श्रेणी के अस्पतालों में कोविड बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध कैंसर संस्थान में विशेष कोविड अस्पताल तैयार किया जाएगा। शहर में अभी भी कोविड पीड़ित मरीजों की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। लखनऊ के साथ ही कानपुर और वाराणसी जिलों में भी कोविड बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों में हर व्यक्ति का कोविड परीक्षण किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी तेज किए जाने को कहा है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 621 नए मरीज मिले हैं। शहर में इस समय कोविड के 7,039 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के नए केंद्र कानपुर और गोरखपुर है, जहां नए संक्रमित मामलों की संख्या 300 से ज्यादा है। कल प्रदेश में इस जानलेवा वायरस से 50 लोगों की जान चली गई, जबकि 4603 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय कोविड के कुल 49,709 सक्रिय मरीज मौजूद हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले आवेदकों की कोविड जांच की जाएगी। खबरों में कहा गया था कि कोविड संक्रमण से मुक्त आवेदकों को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। आवेदकों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध सूचना के मामले में वेबसाइट www.upsc.gov.in पर तथ्यों की जांच की जा सकती है।
मेघालय में आज कोविड-19 के 14 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 640 हो गई है। 30 और लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को बताया कि आज आने वाले 14 नए मामलों में 11 पूर्वी खासी पर्वतीय जिले के हैं, जिनमें 3 सेनाकर्मी और 8 नागरिक हैं। 1 नागरिक उत्तरी गारो पर्वतीय जिला और 2 पश्चिमी गारो पर्वतीय जिले से हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-233-1444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच 38,896 यात्री विदेशों से बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। इनमें 186 वंदे भारत मिशन उड़ानें शामिल थीं, जिनके जरिए 24,000 से अधिक यात्री विदेश से स्वदेश पहुंचे। इसके अलावा भारत में फंसे यात्रियों को बाहर भेजने के लिए 174 उड़ानें संचालित की गईं, जिनके जरिए 14,857 यात्रियों को भेजा गया। वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई को की गई थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास के साथ कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीन सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस दौरान यूरोप और एशिया के घटनाक्रमों की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय साझेदारी की पुष्टि भी की। भारत ने मालदीव में पुल परियोजना के लिए $10 करोड़ के अनुदान और $40 करोड़ की ऋण सुविधा की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि 6 किलोमीटर 700 मीटर के इस पुल को मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही माल ढुलाई के लिए नियमित फेरी सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा फिर शुरू की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान के लिए ईमानदार का सम्मान पोर्टल आरंभ किया। प्रधानमंत्री का फेसलेस और निर्बाध कर प्रणाली का आह्वान, करदाताओं का सम्मान करने पर बल। एक दिन में रिकॉर्ड 8,30,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच। राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू। असम सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक परिवहन की अनुमति दी। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के सिलसिले में अब हम आपको जम्मू कश्मीर एक देश एक विश्वास के अंतर्गत शुरू किए गए कई उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं। जम्मू और कश्मीर धरती पे स्वर्ग, इसका एक इतिहास है और एक अतीत भी, मगर आधी सदी से अधिक समय में भी ये वो ऊंचाई न छू सका जिसकी उम्मीद की जाती थी। कुछ राजनीतिक इतिहासकार मानते हैं कि इसे जानबूझकर विकास और आत्मनिर्भरता से महरूम रखा गया, क्योंकि ऐसा करने से केवल कुछ राजनेताओं को फायदा हुआ और आम जनता ऐसे के ऐसे ही रह गई। क्षेत्र में विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा धारा 370 रही। इससे वहाँ अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, मगर बीते साल हमारी संसद ने इस धारा को निरस्त कर दिया और विकास और खुशहाली की राह हमवार कर दी। आशा की जाती है कि कोरोना की चुनौती के बावजूद वहां तेजी से लागू होते स्कीमों और प्रोजेक्टों से कश्मीर के लोग एक नए युग में प्रवेश करेंगे, बाकी देश की तरह, क्योंकि एक देश है और एक विश्वास है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राष्ट्र शनिवार को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज सुबह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित की गई। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से लाल किले में समारोह क्षेत्र के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है।
लाल किले में 4000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और वे सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास एनएसजी स्नाइपर, स्वात कमांडो और पतंग उड़ाने वालों पर नजर रखने सहित बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कारणों से शनिवार तक राजधानी दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के सुरक्षित और सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। केंद्र सरकार ने अपने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के माध्यम से अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तर की विशेषज्ञता वाले संगठनों को आपस में जोड़ने के लक्ष्य के साथ आधिकारिक तौर पर पुणे नॉलेज क्लस्टर को स्वीकृति दे दी है। इनमें पुणे स्थित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की अनुसंधान प्रयोगशालाएं और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान और प्रमुख उद्योग शामिल हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाने वाला ये पहला क्लस्टर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुणे नॉलेज क्लस्टर द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों और आउटरीच गतिविधियों के साथ विकसित और निष्पादित की जाने वाली प्रारंभिक लघु स्तरीय परियोजनाओं में पुणे के वृक्षा आच्छादन का अध्ययन और सुधार, ई ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी व्यापक रूप से प्रदान करने का प्रयास, कोविड-19 जैसी वायरल महामारी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। यह नॉलेज क्लस्टर शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी करेगा। कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी परियोजनाओं की प्रस्तावों को भी विकसित किया जा चुका है। पुणे नॉलेज क्लस्टर पर छात्रों के कौशल निर्माण और रोजगार के विकास के लिए और युवा पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं और उद्योग को साथ लेकर अभिनव तरीके खोजने की जिम्मेदारी भी दी गई है। नितिन केरकर, आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राजस्थान में पिछले एक महीने से जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विधायक दलों की बैठकें जयपुर में आयोजित की गईं, जिनमें दोनों पार्टियों ने सत्र के लिए अपनी अपनी रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित बैठक में कांग्रेस के उन 18 विधायकों ने भी भाग लिया जिन्होंने सचिन पायलट को समर्थन दिया था। भाजपा ने राज्य विधानसभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पहुंचे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और करीब 32 दिन राज्य में चली राजनीतिक अस्थिरता के बाद दोनों नेताओं के बीच यह बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दूसरी ओर भाजपा विधायक दल की भी आज बैठक हुई, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जनता की नजर में सरकार का जनमत गिर चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है। कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों को अभी भी होटल में ठहराया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। कांग्रेस ने आज बागी हुए अपने 2 विधायकों का निलंबन भी रद्द कर दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। हर वर्ष की तरह इस बार भी महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान कोंकण की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए टोल टैक्स माफ करने का फैसला किया है। 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा।
राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो नागरिक गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाना चाहते हैं उन्हें वाहन नंबर, वाहन मालिक का नाम तथा यात्रा की तारीख सहित विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन को देने पर तत्काल टोल छूट स्टिकर प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कोंकण यात्रा से पहले कोविड-19 परीक्षण करवाना तथा ई पास निकालना अनिवार्य है। एक अन्य घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वह मुंबई में पर्युषण पर्व मनाने के लिए जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दे सकते। राज्य सरकार ने कहा कि जैन समुदाय के अनुरोध के अनुसार 15 अगस्त से 23 अगस्त तक पर्युषण पर्व के लिए मंदिर खोलने से कोरोना वायरस के तुरंत प्रसार का खतरा पैदा हो जाएगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में रक्षा क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता अधिक महत्वपूर्ण है। वे आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और आयुध निर्माणी बोर्ड के नए उत्पादों का शुभारंभ कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि भारत को न केवल अपने हितों को पूरा करना है बल्कि जरूरत के समय अन्य लोगों की भी मदद करनी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशी सरकारों और आपूर्तिकर्ताओं और बाहरी रक्षा उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सकता। प्राइवेट रेलवे ऑपरेटरों को अपनी आमदनी गलत ढंग से प्रस्तुत करने अथवा उनकी वजह से रेलगाड़ियां रद्द होने के मामले में हर्जाने का भुगतान करना होगा। रेलवे ने आज प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन निर्देशों का प्रारूप जारी किया। इन ऑपरेटरों को संचालित रेलगाड़ियों के विलंब से चलने अथवा समय से पहले गंतव्य पर पहुंचने के मामले में भारी हर्जाना भरना होगा। प्रारूप दस्तावेज में कहा गया है कि प्राइवेट ऑपरेटरों को वर्ष के दौरान 95% समय की पाबंदी का अनुपालन करना होगा। रेलगाड़ी 15 मिनट से अधिक देरी से स्टेशन पर पहुंचती है तो इसे समय की पाबंदी का उल्लंघन समझा जाएगा। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भारत का नया करदाता चार्टर नाम से प्रदर्शित किए जा रहे एक दस्तावेज को असत्य बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो दस्तावेज सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित किया जा रहा है वह वास्तव में किसी अन्य देश का करदाता चार्टर है, भारत का नहीं है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में भी कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिसमें 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने और धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 18 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, हालांकि शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज या आंधी के साथ बरसात होने की संभावना है। तापमान 27 और 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59 अंक घटकर 38,310 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक कम होकर 11,300 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 1 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 84 पैसे पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 11 रुपए बढ़कर 53,132 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान के लिए ईमानदार का सम्मान पोर्टल आरंभ किया। प्रधानमंत्री का फेसलेस और निर्बाध कर प्रणाली का आह्वान, करदाताओं का सम्मान करने पर बल। एक दिन में रिकॉर्ड 8,30,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच। राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू। असम सरकार ने अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक परिवहन की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।